बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम का आगाज कराची स्टॉक मार्केट की खबर से करेंगे। कराची स्टॉक मार्केट कभी ऊपर रही, कभी नीचे रही, सरमायाकार मोहतात रहे। मार्केट का आगाज ग्रीन जोन से हुआ था, इख्तिताम रेड जोन से हुआ। 45,800 की नफसाती हद पर 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। लेवल 45,700, 45,600 का भी देखा गया। मार्केट में सरमायाकार इस वजह से भी मोहतात हैं क्योंकि मुआशी चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। एक अच्छी बात तो यह है कि रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है और इंटर बैंक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ा फर्क आया है और इन दोनों के दरमियान जो एक कीमत का फर्क था वो 5% से घटकर 1.25% पे आ गया। ये खुशाइन बात है, लेकिन आगे हम कैसे सरवाइव करेंगे, ये मामला जो हैं सरमाकारों को मजबूर कर रहे हैं कि वो सोचें और सरमाकारी को काफ़ी हद तक उन्होंने महदूद किया हुआ है। इसके अलावा एक खुशाइन बात यह है कि सऊदी फरमावरा दोबारा कर लें यार, सॉरी भाई, सॉरी। ये शुरू से करना है मुझे, नहीं से कर... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम फोकस में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की। आज सरमायाकार मोहतात अंदाज में सरमायाकारी करते देखे गए। इसी वजह से 100 इंडेक्स कभी प्लस रहा, कभी माइनस रहा। मार्केट का आगाज ग्रीन जोन से हुआ लेकिन इख्तिताम रेड जोन से हुआ। 45,800 के लेवल पे मार्केट क्लोज हुई। 45,800, 45,700 की बॉन्ड रेंज हमने आज देखी। मैं अगर बात करूं शेयर्स की तो ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त देखी गई, लेकिन पीआईए के शेयर्स में बड़ी गर्मा गर्मी देखी गई क्योंकि कल हमने देखा कि निगरां वफाकी वजीर खजाना ने कहा है कि पीआईए को सपोर्ट किया जाए स्टेट बैंक की जानिब से और इसी की वजह से आज पीआईए के शेयर्स पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमने सेलिंग देखी जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आई। मार्केट का आगाज ग्रीन जोन से हुआ लेकिन इख्तिताम रेड जोन से हुआ था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है इस वक्त। पेट्रोलियम प्राइसेस मजीद बढ़ने की बातें हो रही हैं, बिजली मजीद बढ़ने की बातें हो रही हैं। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से सरमायाकार मोहतात अंदाज में आज सरमायाकारी करते रहे और इसी की वजह से आज मार्केट कभी ऊपर रही, कभी नीचे रही। मिला जुला रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स की बॉन्ड रेंज जो है वो 45,500 से 45,800 तक रिकॉर्ड की गई। सेंटिमेंट्स काफ़ी रिजर्व थे आज ब्रोकर्स के, इसी की वजह से हमने बहुत ज़्यादा आज तेज़ी नहीं देखी। और दूसरी खबर यह है करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। डॉलर तेज़ी से नीचे जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर आज भी 5 से 6 रुपये कम हुआ। हमने देखा कि डॉलर 333 रुपये पे बिक रहा था आज से 4 रोज़ पहले, लेकिन एक बैठक हुई कराची में और उसके बाद जो सट्टा माफिया है डॉलर के अंदर जो मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन कर रही थी उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू हुआ और ओपन मार्केट में डॉलर 333 रुपये से कम होकर 306, 307 रुपये पर आ गया। इतना बड़ा गैप डॉलर की कीमत में आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमने लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए आईएमएफ को इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फ़र्क 1.25% होना है। ये आईएमएफ की शर्त भी थी और हमने भी इस बात की गारंटी दी थी, लेकिन ये फ़र्क 5 से 6% पे पहुंच गया था जो इंतहाई तशवीशनाक बात थी। और लेटर ऑफ इंटेंट में जो हमने इस शर्त को कबूल किया था उसकी खिलाफ वर्जी भी हो रही थी। इसी की वजह से क्रैकडाउन बहुत ज़रूरी था और इससे हमारी रेमिटेंसेज भी हिट हो रही थी और हमें ट्रेड डेफिसिट का सामना था। तो इसी हवाले से ये क्रैकडाउन बहुत ज़रूरी हो गया था मुल्क की मईशत के लिए। और हमने देखा कि इंटर बैंक में भी आज डॉलर कम हुआ है। इंटर बैंक में डॉलर आज 306 रुपये 98 पैसे से कम होकर 304 रुपये 95 पैसे की सतह पे आ गया। 2 रुपये 5 पैसे सस्ता हुआ इंटर बैंक में, ये भी बड़ी खुशाइन बात है। यानी आज दोनों मार्केट्स में इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बातदरीज कमी देखी गई। खैर ओपन मार्केट में तो हमने देखा कि परसों 10 रुपये कम हुए, कल भी 10 रुपये कम हुए, आज हमने देखा कि 5 से 6 रुपये कम हुए। ओवरऑल ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 26 से 27 रुपये का
बड़ा फर्क आया है। ये खुशाइन बात है और इससे ग्रे मार्केट को हिट लगेगी और हमारी रेमिटेंसेस बेहतर होंगी, क्योंकि गुज़िश्ता माह अगर मैं ट्रेड साइकिल की बात करूं तो हमारी इंपोर्ट तकरीबन 4.5 अरब डॉलर के करीब रही और हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 2.25 अरब डॉलर के करीब रही। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट अप्रॉक्सीमेटली 2.25 अरब डॉलर का रहा। अब हमारी निगाहें मरकूज़ हैं तरसीलात ज़र पर यानी रेमिटेंसेस पर, और हम चाहते हैं कि हमारी रेमिटेंसेस 2.5 अरब डॉलर की आएँ। ये एक माह का मैंने आपको ट्रेड साइकिल बताया है। अगर डॉलर को कम नहीं किया जाता ग्रे मार्केट में और ग्रे मार्केट को हिट नहीं लगती और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत नीचे नहीं आती, तो जाहिर सी बात है हमारी रेमिटेंसेज हिट होती और ग्रे मार्केट को उसका फायदा पहुंचता। बैंकिंग चैनल के थ्रू अब अगर डॉलर आएगा तो उससे मुल्की खजाने को फायदा होगा। इसके अलावा डॉलर की ऊंची उड़ान को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ने भी कल एक बड़ा फैसला किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सचेंज कंपनीज के लिए बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ करा दिए हैं कि अब एक्सचेंज कंपनीज अगर कारोबार करेंगी तो स्टेट बैंक की नई हिदायत पर करेंगी। ज़र मुबादला करने वाले बैंकों को अवामी एक्सचेंज कंपनी बनाने की इजाज़त दे दी, यानी वो बैंक्स जो फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं और उनका बड़ा किरदार होता है, बड़ा अहम किरदार होता है, तो उनको अब ये स्टेट बैंक ने अप्रूवल दे दी है कि वो भी एक्सचेंज कंपनीज का दर्जा रखते हुए डॉलर की हैंडलिंग कर सकते हैं ओपन मार्केट के रेट पे। एक्सचेंज कंपनियों की ब्रांचों को यकजा करके दायरे को महदूद किया जाएगा, यानी एक्सचेंज कंपनीज जो बहुत ज़्यादा उनका नेटवर्क फैला हुआ है उसको बहुत महदूद किया जाएगा ताकि नज़र रखने में आसानी हो। और क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी बातें सामने आई कि एक्सचेंज कंपनीज हवाला हुंडी नेटवर्क में मुलव्वस हैं और इसी की वजह से एक्सचेंज कंपनीज के कारोबार पर सख्त निगाह रखी जा रही है और इसी की वजह से स्टेट बैंक ने कदम उठाया है। बड़ा अच्छा कदम है। जाहिर सी बात है जब मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन होगी डॉलर की तो हर वो शख्स या हर वो इदारा जद में आएगा जो इस काम में मुलव्वस हो सकता है। इसके अलावा एक्सचेंज कंपनी में सरमाकारी के लिए 20 करोड़ की हद मुकर्रर थी पहले, उसको बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी 50 करोड़ रुपए की हद तक आप एक्सचेंज कंपनीज डॉलर या दीगर करेंसियों की हैंडलिंग कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और बीओसी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज को 3 माह की मोहलत दी है कि वो तमाम कवायद व जवाबित के ऊपर अमल करते हुए अपना कारोबार करें, उसके बाद स्टेट बैंक से दोबारा अप्रूवल लें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा आज बड़ी खबर यह भी है कि मुल्क भर के ताजिरों ने रूस और यूक्रेन से गंदम की खरीदारी के मुआहदे कर लिए हैं और ये सौदे हो गए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब रूस और यूक्रेन से कराची पोर्ट पर थोड़े दिनों के बाद 55 हज़ार मेट्रिक टन के गंदम से लदे जहाज़ पहुंचेंगे और रूस से पहला जहाज़ जो पहुंचेगा वो 10 से 12 सितंबर को पहुंचेगा। जैसी बर्थ मिलती है पोर्ट पर तो ये जहाज़ लंगर अंदाज होगा पहला, और दूसरा जहाज़ 18 से 20 सितंबर को आएगा और इससे ये उम्मीद की जा रही है कि मार्केट में गंदम की तलब भी पूरी होगी और 20 से 30 रुपए फ़ी किलो आटे की कीमत में कमी होगी। और इस हवाले से कराची और लाहौर के ताजिरों ने ये सौदे किए हैं और इस हवाले से उनका मजीद ये कहना था कि मजीद मुस्तक़बिल में 2 से 3 जहाज़ आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल यही पैदा हो जाता है कि पहले भी ये जहाज़ आए लेकिन मार्केट की तलब को पूरा ना कर सके, ना आटे की कीमत में कमी हुई, तो फिर इस जहाज़ की गंदम कहाँ गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। क्या ये जहाज़ जो गंदम से लदे आ रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को मिलेंगे या फिर ये भी स्मगल हो जाएंगे और पाकिस्तानी अवाम इससे महरूम रहेगी? क्योंकि आटे की कीमत तवातुर के साथ बढ़ रही है। हमने देखा है कि खैर आटे की क्या, चीनी की कीमत भी बढ़ रही है, अजनास की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर हैं। कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट होती है इसकी कोई रेट नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ताजिरों ने कल एक अहम मीटिंग की है और मीटिंग करने के बाद कराची के ताजिरों ने ये ऐलान कर दिया है कि अब वो कल से एहतजाज करेंगे महंगाई के ख़िलाफ़, महंगी बिजली के ख़िलाफ़, महंगे पेट्रोल के ख़िलाफ़, महंगी गैस के ख़िलाफ़। ये रोज़गार बचाओ तहरीक अब वसी होगी क्योंकि हुकूमत ने ताजिरों के साथ कोई राब्ता नहीं किया। ताजिरों का कहना था कि गवर्नर सिंध को जब निगरा वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी कि वो कमेटी तश्कील करें और ताजिरों के साथ मीटिंग करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, लेकिन गवर्नर सिंध ने इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ताजिर गवर्नर सिंध को फ़ोन करते रहे लेकिन गवर्नर सिंध फ़ोन उठाने से कासर रहे। इसकी वजह से ताजिरों ने कल मीटिंग बुलाई, एक अहम इजलास बुलाया मुशावरती। उसके बाद इन्होंने ऐलान कर दिया है कि कल से एहतजाज का दायरा ना सिर्फ शिद्दत के साथ होगा बल्कि इसकी मुद्दत भी तवील होगी। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा चीनी की कीमत। चीनी की कीमत होलसेल मार्केट में कम हो गई, 172 रुपये से कम होकर 168 रुपये आ गई है, लेकिन होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत कम होने के बावजूद भी रिटेल मार्केट में चीनी की कीमत कम नहीं हो रही। रिटेल मार्केट में चीनी आज भी
पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 185 रुपये फ़ी किलो से 200 रुपये फ़ी किलो तक ट्रेड हो रही है। जाहिर सी बात है, जब होलसेल मार्केट में चीनी महंगे दामों खरीदी जाएगी तो रिटेल मार्केट में चीनी यकदम से सस्ती नहीं होगी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची के तुज्जार ने कमर कस ली है। जितने भी ताजरान हैं, तुज्जार हैं, उन लोगों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एहतजाज की कॉल दे दी है। और ना सिर्फ कराची के, उनके साथ सिंध के भी मौजूद थे, बल्कि पाकिस्तान भर के तुज्जार आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। और देखें, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि कारोबार नहीं हो सकता, ये उनका कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिजली रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है और ना सिर्फ बिजली रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई है, बल्कि गैस की कीमत, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई हैं। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो ना सिर्फ ताजिरों के हैं बल्कि एक आम आदमी के भी हैं, क्योंकि ज़िंदगी गुजारना सबके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या रिलीफ मिलेगा, कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, कोई हुकूमती नुमाइंदा स्क्रीन पर आके दिलासा नहीं दे रहा। ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से कराची की ताजिर तंजीमें, सरकर्दा ताजिर तंजीमें मखमसे में मुब्तला हैं। और इसी टॉपिक पे इस वक्त हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट हैं कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के शर्जील गोपलानी साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। शर्जील साहब, कल आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तमाम सरकर्दा ताजिर तंजीमों के चेयरपर्सन, रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे, आपने एहतजाज की कॉल दे दी है। हुकूमती नुमाइंदे ने कोई आपसे रब्ता किया या आपको रिलीफ देने का कोई सिग्नल मिला? क्या करने जा रहे हैं आप लोग? लेकिन तकरीबन 3 हफ़्ते हो गए हमने जो एहतजाज की तहरीक शुरू की हुई है। 3 हफ्तों में हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे धरने भी दिए, हमने रैली भी निकाली, हमने 2 दिनों की हड़ताल भी की, लेकिन अब तक हुकूमती किसी नुमाइंदे ने भी रब्ता नहीं किया। और पिछली जो वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने गवर्नर सिंध को कहा था कि हमारे राब्ते में रहें और जो भी मसले मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हमारे साथ ये हमारी मुशावरत है, हमारी तमाम तजावीज़ को आगे वज़ीर आज़म तक पहुँचा के मसले को हल करें। लेकिन अलमिया ये कि गवर्नर साहब तो गायब हो गए हैं, जैसे बेल के सर से सिंह गायब हो जाते हैं। फ़ोन भी नहीं उठा रहे आप लोगों का? फ़ोन नहीं उठा रहे, जवाब भी नहीं दे रहे, साथ साथ वो बेल के सर से सिंह गायब होते हैं। इस तरह वो इस वक्त स्क्रीन से बिल्कुल गायब है। तो गवर्नर साहब का अल्टरनेट कोई और नहीं है क्या? अगर गवर्नर साहब आपको रिस्पांस नहीं दे रहे तो किसी और से रब्ता कर ले, ताकि मामला तो आसानी में जाए ना हमारा। देखिए, पिछले हफ्ते मेंबर FBR से मुलाकात हुई, उनका कहना ये था चेयरमैन FBR ने आना था, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनको कॉल कर ली थी और मेंबर FBR जो है उनसे बादशाह वज़ीर साहब से हमारी मुलाकात हुई, हमने तमाम तजावीज़ दी। उन्होंने हमें ये दिलासा दे के गए कि हम जाके वज़ीर आज़म साहब को आपकी तजावीज़ पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मसाइल को हल करने की तरफ जाएँ। लेकिन वो भी अब 1 हफ़्ता पूरा हो गया। लास्ट फ्राइडे मीटिंग हुई थी, आज थर्सडे, पूरा 1 हफ़्ता हो गया, कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं है। शर्जील साहब, निगरां वज़ीर आज़म ने एक अच्छा साइन दिया आप लोगों से मुलाकात करके। इससे पहले हमने नहीं देखा कि आपको बुलाया गया हो तमाम कराची के ट्रेडर्स को और फिर उनको बुलाकर मीटिंग की गई हो, लेकिन निगरां वज़ीर आज़म ने बहरहाल आपको बुलाया, आपकी तमाम आपकी जो परेशानियां हैं, शिकायतें हैं, उनका अजाला किया और आपको कहा कि आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन शर्जील साहब, आपको भी तो मालूम है ना कि IMF ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। निगरां सेटअप आया है, अभी तो आया है, उसको तो सेट होने में भी टाइम लगेगा। अगर पै दर पे इतने ज़्यादा हम मसाइल खड़े कर दें एहतजाज की सूरत में, तो फिर कैसे हम लोग अपना मुआशी पहिया चला पाएंगे? देखिए, ये तो स्टेट को सोचना चाहिए कि आज नहज तक हम पहुँचे क्यों हैं। और दूसरी बात ये मैं बताऊँ, ये बात बिल्कुल सही है, खुशाइंद है कि वज़ीर आज़म साहब ने पहली दफ़ा छोटे ताजिरों से किसी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की, लेकिन ये सेशन भी ऑटोमेटेड था, पूरा गवर्नर सिंध ने कंट्रोल किया हुआ था। उनके अपने लोग वहाँ प्लांटेड थे, 2 लोग गवर्नर साहब अपने साथ लेके आए थे, एक जो वज़ीर ख़जाना साहब अपने साथ लेके आए थे। हमारी जगह उनसे बातें कराई गई। हमारी अच्छा, प्लांटेड था, यानी गवर्नर सिंह ने पूरा ये जो शो था जो आप लोगों का हुआ है अंदर मीटिंग का, ये आप कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड था, प्लांटेड था? जी बिल्कुल, उसमें इन्होंने अपने लोग बिठाए हुए थे और उनसे बातें करवाई। हमारे ताजिर रहनुमाओं से सिर्फ 2 या 3 ताजिर रहनुमा अपनी बात कर पाए, बाकी 3 लोगों ने वो टाइम हमारा किल किया उन लोगों के थ्रू।
तो ये भी एक बड़ा मसला था, उस पर फिर हमने थोड़ा शोर शराबा भी किया वज़ीर आज़म साहब के सामने। खैर वज़ीर आज़म साहब के पास टाइम नहीं था तो उन्होंने फिर भी ये समझ किया क्या इनके साथ राब्ते में रहे, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है गवर्नर साहब के साथ। सही। अब आप जो बात कह रहे हैं कि जो मुश्किलात इस वक्त हैं या IMF ने हाथ पाँव बांधे, देखें ये तो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया या एग्रीमेंट किया IMF के साथ, ये तो उनको सोचना चाहिए था कि लॉन्ग टर्म बेस पे एग्रीमेंट किया जाता कि आवाम की चीखें तो नहीं निकाले ना। अब आप एक बात बताएंगे, मेरे पास जो लोग सैलरी पे काम कर रहे हैं, 30,000 रुपये मैं इसको सैलरी दे रहा हूँ, उसके घर का 20,000 रुपये बिजली का बिल आ जाए तो वो बेचारा सर्वाइव कैसे करे। आज 160 रुपये किलो गंदम है, 160 रुपये किलो आटा है, आज 200 रुपये किलो चीनी हो गई है, आज दालों के रेट आप कहाँ से चले गए, चावल 400 रुपये किलो पे चला गया। किस तरीके से अगर 3-4 बंदों की फैमिली है वो सर्वाइव कर पाएगी। मगर शर्जील साहब आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, इस बात से तो कोई डिनाई कर ही नहीं रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है टाइमिंग की। आपको इस हुकूमत से पहले ही एहतजाज रिकॉर्ड करा देना चाहिए था। गुज़िश्ता हुकूमत में जिन्होंने एग्रीमेंट्स किए थे उस वक्त आपने एहतजाजी तहरीक क्यों नहीं जोरों शोर से चलाई कि शायद इस एग्रीमेंट में हम कुछ रिलीफ ले लेता IMF से और उसका इम्पैक्ट अभी आ जाता। देखिए मैं आपको बताऊं कि इस एहतजाज की तहरीक से पहले भी हम 6 महीने से एहतजाज में हैं। हमने तमाम जो वज़ीर आज़म साहब समेत तमाम इदारों को खतूत लिखे, हमने जो है मुख्तलिफ ज़राए में मीटिंग्स भी की और हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमने जाके गवर्नर सिंध के जो घंटा लगा हुआ है बाहर, वो घंटी या घंटा जो आप कहते हैं, उस घंटी को भी बजाया। हमने साइकिल के ऊपर रैली भी निकाली, हमने गदा गाड़ियों पर भी रैली निकाली। आपके तमाम चैनल्स ने इसको जो है कवरेज भी की और हमारी ये तमाम चीज़ें पिछले 6 महीने से ऑन रिकॉर्ड हैं। हम 6 महीने से जिस पोजिशन, लेकिन आज जिस नहज पे पहुँचे, आज से तकरीबन 16 माह पहले बिजली का जो यूनिट था वो 16 रुपये यूनिट था, बिल्कुल आज 52 रुपये है, लेकिन 70 रुपये का बिल आ रहा है। आप सोचिए 16 का 32 होता, 32 का 400 गुना आप ऊपर चले गए। अच्छा, इसी तरीके से फ्यूल का जो रेट था 200 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था, आज 300 प्लस हो गया। तो ये तमाम मामला होने वाला फ्यूल जी, जब अब इस नेट पे अब हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल, हमारा कारोबार बैठ गया है, हम लोगों को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है, हम दुकानें किराए देने की पोजीशन में है, हमारे पास बिजली के बिल की अदायगी के पैसे नहीं है। क्या करने वाले हैं? देखें हम कल जो है लियाकताबाद में शोजा मस्जिद के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं फिर। उसके बाद हमारा इरादा ये है कि गवर्नर हाउस पे धरना भी दिया जाए, FBR की बिल्डिंग पे भी धरना दिया जाए और साथ साथ स्टेट बैंक की बिल्डिंग पे धरना। यानी गवर्नर हाउस पे आप लोग धरना देने का प्लान कर रहे हैं, फिर आप FBR की बिल्डिंग के सामने धरना देने का प्लान कर रहे हैं और स्टेट बैंक की बिल्डिंग के सामने धरना देने का प्लान कर रहे हैं कराची में। जी, हम ग्रेजुअली जाएंगे, पहले फर्स्ट टाइम हम एक जगह पे धरना देंगे, फिर एक साथ तीनों जगह पे धरना देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा जो इरादा है, जो हमारी तहरीक को हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं, आगे जाके हमारा इरादा ये है कि हम वज़ीर आज़म हाउस के लिए भी हम तमाम ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के साथ भी हम राब्ते में और मरकज़ी ताजरान तंजीम के साथ भी हम राब्ते में कि हम तमाम पूरे पाकिस्तान के ताजरों को लेके हम गवर्नर हाउस के बाद चले वज़ीर आज़म हाउस पे जाएं और अपनी दादर से वहाँ पे पहुँचाएँगे, शायद कुछ दुखों का मदावा हो जाए। वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे या एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे? वज़ीर आज़म हाउस जाके धरना देंगे, यानी तवीलुल मुद्दती एहतजाज का दायराकार बढ़ाकर वज़ीर आज़म हाउस तक ले जाया जाएगा, ये आपके प्लान में शामिल है? बिल्कुल। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अगर अभी भी मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कारोबार करना चाहते हैं शहर में, हम चाहते हैं मुल्क की मैशत मजबूत हो, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है जिस तरीके से जो आपके निगरान सेटअप है, उनकी जो तरजीहात हैं वो उसमें हमारी तरजीहात शामिल ही नहीं है, ना आम दुकानदार की ना आम आदमी की। देखिए शर्जील साहब, पेट्रोल तो मजीद महंगा होगा, हम एग्रीमेंट कर चुके हैं, बिजली भी मजीद महंगी होगी, हम एग्रीमेंट कर चुके हैं। आपके गुज़िश्ता जो एहतजाज के दिन थे उसी के दौरान ही गैस महंगी कर दी गई, उसी के दौरान ही पेट्रोल महंगा कर दिया गया, उसी के दौरान ही बिजली महंगी करने की बातें सामने आ गई। तो देखें ये तो सब करना है हमने, तभी हमें तो IMF पैसे देगा, मुआशी पहिया हमारा नहीं चल पाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम डिफॉल्ट हो जाएंगे वरना। हमजा भाई, ये आपका जो है लॉन्ग टर्म हल नहीं है। लॉन्ग टर्म हल ये है कि हमें ऑल्टरनेट चाहिए। ऑल्टरनेट हम कैसे लाएं? अब ठीक है, एक चीज़ की प्राइस बढ़ गई, आप नीचे नहीं ला सकते, तो कम से कम आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। अब आमदनी बढ़ाने के लिए आपकी GDP ऊपर जाएगी तो आमदनी बढ़ेगी ना। अब GDP आपकी नीचे जा रही है, GDP अगर आपका ग्रोथ रेट अगर ऊपर नहीं जाएगा तो हम कहाँ किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे? शर्जील साहब, आपको भी मालूम है ना कि इस वक्त मुल्क किस नहज पर है, इससे पहले इस नहज पे कभी नहीं था। आप लोग तो देखें ना, रीढ़ की हड्डी है। कराची का जो ताजिर है वो जितना टैक्स देता है इतना पूरा पाकिस्तान का ताजिर नहीं देता। अगर आप लोग एहतजाज पे आ जाएंगे, अपना कारोबार बंद कर देंगे तो पाकिस्तान को अरबों रुपए का खसारा होगा एक दिन में। तो आप एक तरफ अगर देखें, मैं मानता हूं कि आपके मसाइल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप तमाम ताजिरों के, बल्कि एक आम आदमी जो है वो मर रहा है इस वक्त महंगाई के हाथों। लेकिन अब आप ये मुझे बताएं ना कि कोई रिलीफ आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ही मिल जाए,
वो क्या प्लान है वो बताएं। देखें, रिलीफ तो बहुत इजी है, अगर विल हो तो हो ना रिलीफ। हमने तजवीज़ ये दी थी कि आप 300 से 400 यूनिट जिनका बिल है उनका कम से कम टैक्सेस की मद में जी। उनको फिलहाल आप रोक लें। ये तो गवर्नमेंट का FBR का टैक्स है ना। साथ साथ जो लोग आपको इनकम टैक्स और सेल टैक्स पे कर रहे हैं उनको आप सॉफ्ट लोन दे दें बिला सूदी, जो अपने घरों पे सोलर पैनल लगा सकें ताकि ऑल्टरनेट बिजली का मामला हल सोलर हो जाए। पैनल के तो कंटेनर 400 बाहर खड़े हुए, LC क्लियर नहीं हो रही, कैसे सोलर देखिए, पैनल लगेंगे? यही तो मसाइल है ना कि इनको आप जो है, एक वजीर साहब के बेटे के कंटेनर आए तो आपने तमाम कमर्शियल इंपोर्टर्स के कंटेनर रोक दिए। आप इन मसाइल को हल कर। कौन कौन है बताएं ना। देखिए, एक बड़े वजीर थे जो साबिक चले गए, अभी लंदन में बैठे हुए अब तो साबिक नगर, तो अब तो नाम तो ले जो लंदन में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करना चाहते, उनके बेटे का जो है बिल्कुल बता रहा हूँ, यानी 2400 कंटेनर आए तो उस चक्कर में इन्होंने कमर्शियल इंपोर्टर्स के कंटेनर रोक दिए। अब वर्बली कमर्शियल बैंक्स को जो है कहा गया है स्टेट बैंक की तरफ से कि कंटेनर क्लियर नहीं करने। तो आप कंटेनर क्लियर करें, साथ साथ आप सॉफ्ट लोन का अलाउ स्टेट बैंक ने करें। सर्कुलर का जरा तो किया है ना कि आप LCs को क्लियर करें। IMF की ईमा पर स्टेट बैंक ने इंपोर्ट की इजाजत क्या सर्कुलर तो दे दिया है कमर्शियल बैंक। सिर्फ जो है मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, मैं आपको अभी प्रोवाइड कर सकता हूँ कि जो कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं उनकी BLs पड़ी हुई है और वो बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे। ये मामलात हैं बहुत ख़तरनाक। हमने जो है इंटरनेशनल, अच्छा हो ये रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो हमें नहीं पूछ रही, लेकिन जो आपकी इंटरनेशनल कौंसल जनरल्स हैं, जैसे लास्ट वीक हमने जो है कराची में अमेरिकन कौंसलेट जनरल्स के साथ और USDA के चेयरमैन के साथ हमने मीटिंग की। उनका वो हमसे सारी फीडबैक ले रहे हैं और वो भी कॉमर्स को अप्रोच कर रहे हैं कि इस तरीके से आपके जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो भी आप उसको ब्रीच कर रहे हैं। तो आप जो है तमाम कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करें इस तरीके से। आप लास्ट मंथ में वज़ीर आज़म, आपके डिप्टी वज़ीर आज़म मलेशिया से मिला हूँ, उन्होंने भी बाकायदा पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल को, वहाँ पे पाकिस्तान के जो कौंसलेट जनरल थे मलेशिया में, उनको हमारे सामने कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। तो अच्छा, यानी कौंसल जनरल जो हैं वो आपको रिलीफ दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको ये कह रहे हैं कि हाँ आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपका कहने का मकसद ये है, और वो राब्ता कर रहे हैं अपनी सतह पर कि इनको जो है वो रिलीफ दिया जाए कराची की ताजिरों को। आपका कहने का मकसद बैनुल अक़वामी B2B जो बिजनेस होता है उनके तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो उस वक्त अलर्ट हो चुके हैं कि भाई किसी तरीके से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे उसको पूरा करे। अच्छा शर्जील साहब, अगर कोई साजिश का किरदार अदा करे तो एहतजाज का मामला खत्म हो सकता है? बिल्कुल, देखें, एहतजाज हमें शौक से, हम अपने कारोबार तबाह करने के लिए तो नहीं है, हम तो चाहते हैं कारोबार हमारा चलता रहे। हमारे पास तो कोई दूसरे मुल्क की नेशनलिटी भी नहीं है, ना हमने उड़ के कहीं और चले जाना, हमने तो जीना मरना इसी मुल्क में, इसी मिट्टी में रहना है। तो हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चे वालिदैन के जो इलाज वो मिला जाए यही करना है। हमारे पास रिसोर्सेज होते हुए भी हमें ये मुल्क प्यारा है, इस मुल्क की मिट्टी से प्यार है, इस मुल्क की आवाम से प्यार है, इस मुल्क की तमाम चीज़ों से प्यार है। बहुत अच्छी बात है, इस मुल्क से हम सबको प्यार है और हम नहीं चाहते कि इस मुल्क की साख को नुकसान पहुँचे, और इस मुल्क को हमें तरक्की की राह पर गामजन करना हम सब ने मिलकर। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, कैसी रबत है आपकी? जफर साहब, शुक्र अल्लाह का, दुआ बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जफर साहब आप भी हैं और जफर साहब आप भी हैं, यानी एक जफर मोती है, एक जफर पराचा हैं, दोनों जफर एंड कंपनियां जो है ना वो इस वक्त प्रोग्राम में हमारे मधु हैं। मेरा पूछ लिया जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया था। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं जफ़र पराचा, सेक्रेटरी जनरल हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और इनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं जफ़र मोती, और जफ़र मोती साबिक डायरेक्टर रह चुके हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के और माहिर मौशियात भी हैं। आप दोनों से मुल्क के मौशी मसाइल पर गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले मैं जफ़र पराचा आपकी जानिब रुख करूँगा। मुझे ये बता दें कि ये एक बैठक हुई कराची में और उस बैठक में अहम फैसले हुए, और उसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कदर तेज़ी से गिरती है और हम देखते हैं 25 से 26 रुपये 27 रुपये का इजाफा जो हुआ था वो एकदम से कम हो गया, और आज भी डॉलर हमने देखा कि 6-7 रुपये कमी से बंद हुआ। और ये सब क्या मामला है? ये एक बैठक ने एक पूरी मार्केट को हिला के रख दिया जफर साहब। देखिए, अगर आप बैठक की बात कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जी बिल्कुल, तो उस
उस बैठक ने सिर्फ फॉरेन मार्केट को नहीं हिलाया, ओवरऑल आपके मुल्क के डायनामिक्स चेंज किए हैं जी और जो एक उम्मीदी की जो शक्ल इख्तियार कर गया था पूरा मुल्क, वो जितने लोग वहाँ शरीक थे तो उन्होंने आके जब वो बाहर आए तो उनके हौसले और अज़म इतने ज़्यादा बुलंद थे कि वो कहते थे कि अगर आप केटू पहाड़ को कहें तो हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देंगे। जबरदस्त इतने उनके हौसले बुलंद हैं अभी भी, बिल्कुल क्योंकि आरबी साहब ने मुकम्मल तफसील तहम्मुल बुर्दबारी से हर एक की बात सुनी। जी उन्होंने कहा जिसने जितनी बात करनी है वो करे, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी बात भी सुनाई, सोल्यूशन भी रखे, बातचीत भी हुई और तकरीबन हर मौजू पे बात हुई, ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज, इंटरबैंक ओपन मार्केट, स्मगलिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कराची में जो जमीनों पे कब्जे और बिल्कुल बिल्कुल करप्शन, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जनाब। और मगर जफर साहब एक बैठक ने डॉलर की कीमत को नीचे तो कर दिया ना। अब फिर तो सवालात यही आ जाते हैं कि ओपन मार्केट में तो ये जो डॉलर की स्पेकुलेशन थी तो ये खुद साख्ता थी या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो इसमें शामिल थे और एकदम से नीचे आ गया डॉलर। तो देखिए ना, डॉलर ग्रेजुअली ऊपर जाता है, ग्रेजुअली नीचे आता है। एकदम से अगर 25 26 27 रुपए का फर्क ओपन मार्केट में आया तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है एक्सचेंज कंपनीज की जानिब से। जनाब देखिए बात यह है, एक्सचेंज कंपनीज की जानिब से तो दाल में कोई काला नहीं है, जी लेकिन जब एक रैली चलती है तो सब लोग जाने अनजाने में उसका हिस्सा बन जाते हैं, जी जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है। जी अच्छा, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये खुद साख्ता भी था और मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन भी थी। जी इसके अंदर दो मार्केट, एक ग्रे मार्केट और एक इंटरबैंक मार्केट। सही। अगर हम देखते हैं इंटरबैंक मार्केट ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया इसको बढ़ाने में, अच्छा, क्योंकि यानी आप कह हमने रहे हैं ये कि इंटरबैंक देखा मार्केट ने ओपन मार्केट को बढ़ाने में उसका किरदार है, आपका ये कहना है। कि बिल्कुल है, क्योंकि देखिए हम जितना भी बेस करते हैं वो इंटरबैंक के ऊपर करते हैं। इंटरबैंक बढ़ता है तो ओपन मार्केट बढ़ती है, इंटरबैंक घटता है तो ओपन मार्केट घटती है। अब मगर एक नया एलिमेंट इसके अंदर आ गया, एक नया एलिमेंट आ गया, एक तो ग्रे मार्केट हवाला हुंडी और दूसरा एक जो हमने अक्टूबर 2022 में एक सर्कुलर निकाला, उसकी वजह से एक नई मार्केट ग्रे मार्केट पैदा हो गई, कैश की विदाउट डॉक्यूमेंटेड। बिल्कुल ठीक है जी। एलसी के तो मसाइल को सामने उसने रखते जो हुए। असल तबाही उसने फेरी, जी और जब ये क्रैकडाउन हुआ है असल में ये इलीगल लोगों के खिलाफ हुआ है, खासतौर पर पेशावर में जो बड़े बड़े स्मगलर्स हैं और हवाले नहीं, तो वाले उसमें वो, एक्सचेंज और कंपनीज भी तो जद में आएंगी ना क्रैकडाउन में। सख्ती तो उन पर भी हो गई है, उनकी हैंडलिंग पर भी नजर रखी जाएगी अब। देखिए हैंडलिंग पे नजर जरूर रखनी चाहिए। हमारी हैंडलिंग तो है ही सिस्टमेटिक, तमाम डॉक्यूमेंटेड और थ्रू जो हमारा कोरियर कंपनीज होती हैं, ब्रिंक्स होती हैं या थ्रू बैंक्स होता है हमारा। हम लोगों की जो कैश हैंडलिंग अब है ही नहीं, अच्छा जफर नंबर साहब, वन। मैं यहाँ एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ने से ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत रिकॉर्ड सतह पे गई है। अगर इंटरबैंक में डॉलर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, 50 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपये या सवा रुपये, जो भी जिस हिसाब से भी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी जानब अगर मैं ओपन मार्केट की बात करूं तो ओपन मार्केट में डॉलर एक दिन में 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से बढ़ रहा है। तो आप ये बात हकीकत है कि इंटरबैंक पे रुपए पर प्रेशर है, हमें एलसीज के मसाइल का सामना है, इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ करनी है, लेकिन ओपन मार्केट में तो बिल्कुल ही ये समझ लीजिए कोई पुरसान हाल नहीं था ना। डॉलर को जितना चाहे बढ़ा दो। आज 333 रुपये पे अगर डॉलर गया रिकॉर्ड सतह पे तो इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। अब चेक एंड बैलेंस आया है तो यही ओपन मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज अपने डॉलर को नीचे ले आई। मेरा सवाल ये है कि ये क्यों हुआ? ये पहले हो जाना चाहिए था, इससे हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ, हमारी रेमिटेंसेज हिट हो गई। जी बिल्कुल, ये पहले हो जाना चाहिए था। देखिए जो जब चीफ साहब ने कहा कि ऑपरेशन करना है और ये रेट नीचे लाना है, और आपने देखा उन लोगों ने कार्रवाई की और फौरन नीचे आ गया, तो मेरी बात का दलील ये है और सबूत ये है कि उन लोगों को मालूम था कि कौन है करने वाले। ठीक है जनाब, और उन्होंने 2 दिन में मार्केट ठीक कर दी। यानी तो इसका ये मकसद है मार्केट कि हमारी हमला 2 दिन में ठीक कर हो रहे थे। सकती थी। और अगर मिसाल के तौर पे जी जफर साहब ये बैठक ना होती तो हमें ये मार्केट शायद कभी ना ठीक होती और डॉलर मजीद नए रिकॉर्ड बना देता। मैं जफर मोती साहब आपकी जानिब आऊँगा।
जफर साहब, मैं जफर मोती साहब। जिलानी साहब एक बात करना चाहूंगा। जी जी। जिलानी साहब, जी जी। मैं इसके साथ एक बात यूं करना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल। कि देखिए, हमको किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। सही अगर है। हमने डंडा चला नीचे कर लिया तो हमको इसको मुस्तकिल बुनियादों पर या नीचे रखना होगा, बिल्कुल ये ऐसा ही है। नहीं। और इसका हल नहीं है, इसका हल पॉलिसीज है। बस अब आगे आप जी मोदी साहब को, बिल्कुल, जफर आप सही मोदी। कह रहे हैं कि हमें मौसर पॉलिसीज बनानी होगी, हमें बेहतर से बेहतर हिकमत अमली बनानी होगी, सिर्फ डॉलर की नहीं बल्कि हर सेक्टर पे हमें अपनी पॉलिसी को मुतारिफ कराना होगा, इंप्रेसिव पॉलिसीज को। जफर मोती साहब, डॉलर की कदर देखेंगे नीचे आ गई है, स्टॉक मार्केट अभी भी हिचकोले खा रही है, स्टॉक ब्रोकर अभी भी बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फाइनेंसर भी अभी मकमसे में मुब्तला है, और आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा होने जा रहा है, ये तमाम अवामिल हमारे सेक्टर्स पर क्या असरात मुरत्तिब करेंगे? देखिए, पहले तो करेंसी का जो ये क्रैकडाउन हुआ है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि पहले से हो जाना चाहिए था। जब आपके स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दिया था, रजा बाकर ने, जब 175 रुपया हो गया था कि भाई ये तो अच्छी बात हुई है, तो मैंने शायद आपके प्रोग्राम में या किसी के प्रोग्राम में कहा था अगर ये अच्छी बात है तो 275 हो जाना चाहिए। अगर बाहर से रिमिटेंस वालों को फायदा हो रहा है, करेंसी को वीक करने से मुल्क का फायदा है। अब ये पता चल गया कि मुल्क का कोई फायदा नहीं था। ये स्पीड से जो बढ़ाने वाले थे, इसमें काफी वेरिएबल्स थे। एक वेरिएबल ये इंटरबैंक का भी है, दूसरा आईएमएफ ने इंपोर्ट खोलने का बोला है, वो भी है, बिल्कुल। तीसरा स्पेकुलेशन और स्मगलिंग भी है। तो क्रैकडाउन तो इस पर जरूरी था। और मैं तो अभी एक स्टेप और आगे जाऊंगा और कहूंगा कि उन बैंकों पर भी क्रैकडाउन कीजिए जो स्टेट बैंक के अंडर आते हुए भी उन्होंने वो किया है, होर्डिंग की है क्या और बात भाव कर रहे हैं बढ़ाने। जफर साहब, या आप क्या बात कर रहे हैं? उन बैंकों के ऊपर तो हम आंख नहीं उठा सकते, वो बैंक तो हमारी मुआशी पॉलिसी को बनाते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक तो बेबस हैं उन बैंकों के ऊपर एक्शन लेने में, वो तो जाइंट्स हैं, नहीं, और हम तो उनकी तरफ आंख नहीं उठा सकते, आप तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इन्हें उनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इसमें कई डिपार्टमेंट में काली भेड़े भी हैं, हम सबको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बल्कि स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कर चुकी है। अब रहा सवाल दूसरा कि स्टॉक मार्केट क्यों अभी शशोपेंज में है, तो इसलिए कि यहाँ एक रूमर उड़ गई थी कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी जो है कभी भी आ सकती है, तो सख्ती से स्टेट में आ रहा है कि वो 14 तारीख को ही आ रही है। लेकिन 14 तारीख को आने के साथ भी उसमें जो बढ़ावट होगी इंटरेस्ट रेट में, वो कोई इसके नजरों से नहीं छुपी हुई, क्योंकि आपके टी बिल का यील्ड जो है वो 3 महीने का है 24.5 बिल्कुल ऐसा और ही है। साल का पूरा 25। तो जी। ये के 10 दिन आपको आगे रिलीफ मिल गया है, ऐसी ही बात हुई जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी वालों को रिलीफ मिल रहा है कि किस्तवार उनसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल लिया जाएगा जिनका 200 यूनिट का यूज है। तो अभी तक इकोनॉमी में सबसे पहला तो ये मशवरा बहुत अच्छा था कि भाई 1 to 1 फेस टू फेस आए, जो स्टैब्लिशमेंट है जनरल साहब खुद आए, क्योंकि बाकी कोई भी डिपार्टमेंट, ना इंटीरियम गवर्नमेंट ना पीडीएम की गवर्नमेंट, वो पॉलिसीज या वो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था जो जो आगे वो पुश कर सकते इन्वेस्टर्स की तरफ। जफर साहब, और जफर जब से साहब, सऊदी प्रिंस आ रहे हैं, चंद घंटों के लिए आ रहे हैं, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो पाकिस्तान भी आएंगे और फिर यहाँ से इंडिया रवाना होंगे। तो सऊदी प्रिंस अगर आ जाते हैं और अच्छे और बड़े ऐलानात कर देते हैं मईशत के एतबार से, तो क्या समझते हैं, स्टॉक मार्केट प्लस हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जरूरी था कि 1 to 1 फेस टू फेस ही जनरल साहब आते, क्योंकि बाकी जो हुकूमत के एरियाज है, डिपार्टमेंट्स हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रहे। इनफैक्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही ये कह देती है कि मुझे नहीं पता था खजाना कितना खाली है। तो ये इस टाइप के स्टेटमेंट, भले वो बाद में उन्होंने डिनाई भी कर दिया, लेकिन इस टाइप के स्टेटमेंट जो है वो हिला देता है मगर इन्वेस्टमेंट। जफर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर जो मौजूदा हैं शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चेयरपर्सन की सीट भी नहीं छोड़ी, दोनों ओहदे अपने साथ रखे में, उनको खुद खौफ है कि कहीं वजीर खजाना की सीट से मुझे इस्तीफा ना देना पड़ जाओ, मैं वापस फिर बैक टू पवेलियन चली जाऊं। ये किस तरीके का मामला हो रहा है? खुद कॉन्फिडेंस लेवल जब शेक हो तो आवाम को, बिजनेस कम्युनिटी का क्या हाल होगा? देखिए ना, ये एक सवालिया निशान है। इसमें भी ये देखना चाहिए कि चाइनीज वॉल किधर है, स्टॉक मार्केट के चेयरमैनशिप और उसके सीक्रेट्स और फाइनेंस के अलग अलग एक एरियाज होते हैं जी। जिसमें सेम आदमी होना भी काफी रिस्की होता है। दुनिया में तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन
अब मरता क्या ना करता, अगर यही डर है तो, और उन्होंने कहा है कि मैं कुछ खिदमत करना चाहती हूँ पाकिस्तान के लिए, तो फिर दो जगह खिदमत कर रही हैं, तो इससे कोई मुज़ाहिका नहीं है। बिल्कुल आप खिदमत सही कह रहे खिदमत होती हैं, खिदमत तो है। खैर खिदमत होती है। जफर पराचा साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा, मुस्तकबिल में ओपन मार्केट में डॉलर को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं ओपन मार्केट में और इंटर बैंक मार्केट में नीचे देखता हूँ। अगर इन पे नजर रखी गई और लेवल अगर कहाँ इनसे है? नजर हटा ली गई लेवल कहाँ पे तो जाएगा? फिर भी लेवल क्या होगा नीचे जाने का? देखिए, लेवल तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जैसे अंदाजा बातें हो तजुर्बे रही की हैं बुनियाद पर। कि 270-75 रुपए पे इंशाल्लाह आ जाना चाहिए। ओपन मार्केट अगर इंटरबैंक अगर दोनों? दोनों, बोथ जी। दोनों। देखिए, लेकिन ये इस शर्त पे है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है या माकूल कहीं से आपको फंड मिलते हैं 10-20 बिलियन डॉलर, और उसके साथ साथ आप अपनी खर्चियां मराद खत्म करते हैं, नहीं तो ये 10 बिलियन 15 बिलियन फिर हम 6 महीने बाद खुदा ना करे इससे बुरे हालत में होंगे। तो जफर साहब 10-20 बिलियन डॉलर आने की तवक्को हम क्यों कर रहे हैं? हमारे पास तो खुद 10-20 बिलियन डॉलर अशराफिया के पास मौजूद है। अगर वही तिजोरियां खोल दें तो ये डॉलर का रेट कंट्रोल हो जाएगा। क्या कहता है इस हवाले से? आजकल तिजोरियां खोलना तो दूर की बात है, अगर वो अपनी जो मराहत है, जो लोगों का वो खून चूस रहे हैं, वो रजाकाराना तौर पे छोड़ दें। ठीक है, आपने जैसे फिर भी आपने आपने कहा कि फिर सीटें हो, आपने फिर तिजोरियों को सेव कर दिया और कहा कि एक्सपेंसेस कम कर दें, तिजोरियों को रहने दें। अपनी तिजोरियों को सेव मैं यूं कर रहा हूं कि किसी से आज तक पैसा निकल तो सका नहीं। बिल्कुल। ठीक है, मैं ये कहता हूं जो जो करप्शन, जो याशी और जो बदमाशी चल रही है, जी। वही कम से कम बंद कर दें। ठीक है, मुल्क रहेगा तो आप फिर लूट लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने तमाम आगे बिल्कुल आप बजा फरमाने जफर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जफर पराचा साहब और जफर मोती साहब ने हमें ज्वाइन किया था प्रोग्राम में। पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब आप तहिया कर लें कि पाकिस्तान को आगे ले जाना है। इस वक्त पाकिस्तान को अनगिनत मसाइल का सामना है, ख्वाह वो मुआशी हो, आइनी हो, सियासी हो या अमन अमान की ख़राब सूरत हाल हो। इस वक्त पाकिस्तान को शदीद मुआशी मसाइल का सामना है और इसके लिए हम सबको बैठना होगा। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए, कल हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।